बाकी हाइमेन है, क्लाइटोरस है, वो भी है, लेकिन मेन पार्ट 3 है। समझ में आ रहा ना? मॉन्स फिबिस क्या है? हाँ, क्वेश्चन ऑफ फैट, ठीक है, कवर्ड विथ स्किन, कवर्ड विथ स्किन एंड हेयर्स। जो एक पार्ट है मॉन्स फिबिस, ये एक तरीके से क्या है, ये फैट इसमें ज्यादा डिपॉजिट होता है इस पार्ट में, और वो हेयर से कवर्ड होता है। समझ में आया? लेबिया मेजोरा क्या है? ये आउटर फ्लैप है, ठीक है, FLAP, आउटर फ्लैप। और लेबिया माइनोरा है इनर फ्लैप। दो फ्लैप होते हैं, दो फ्लैशी फ्लैप होते हैं, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ठीक है। जैसे ये स्ट्रक्चर है इस तरीके से, तो यहाँ ये जो पार्ट है दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इसको बोलते हैं मॉन्स फिबिस, ठीक है। बाहर एक फोल्ड दिखाई देगा, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और जो इनर फोल्ड है उसको क्या बोलेंगे? लेबिया माइनोरा। ये इनर फोल्ड हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लगी होती है, इसको बोलते हैं क्लाइटोरस, क्लाइटोरिस, ठीक है। इट इज द होमोलॉगस टू द ह्यूमन में जो ग्लांस पेनिस है उसका होमोलॉगस स्ट्रक्चर, ये एक्साइटिंग पार्ट है फीमेल में, ठीक है, क्लाइटोरस। ये पूछा जाता है क्लाइटोरस किसके जंक्शन पर होता है? ये एक्सटर्नल फ्लैप के या इंटरनल, जो अंदर वाला फ्लैप है, अंदर वाला फ्लैप, इसके जहां पर जॉइंट है, देखिए इनर फ्लैप हो गया ना, ये इनर फ्लैप, ठीक है, इसके जॉइंट पर ऊपर की साइड में मिलेगा, एंटीरियर साइड पर मिलेगा, एट द जंक्शन ऑफ द इनर फ्लैप। समझ में आ रहा ना? यहां पर ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया, यूरेथ्रल ओपनिंग, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग होगी, यहां से यूरिन रिलीज होगा। और ये वेजाइनल ओपनिंग हो गया, ये क्या हो गया? वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। तो यहाँ पर दो ओपनिंग है, क्लाइटोरस कोई ओपनिंग नहीं है, क्लाइटोरस एक स्ट्रक्चर है केवल। ओपनिंग में यूरेथ्रा की ओपनिंग, यूरिन यहाँ से पास आउट होगा, ये वेजाइनल ओपनिंग हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो वेजाइनल ओपनिंग है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? हाइमेन, हाइमेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है, ये क्या है? मेम्ब्रेन है, वो कवर्ड करती है, कवर्ड, वेजाइनल, वेजाइनल, ठीक है, ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग को जो मेम्ब्रेन कवर्ड करती है उसको बोलते हैं हाइमेन। इसमें समझने वाला पार्ट ये है जो क्वेश्चन आता है इस पर। समझ में आया? इसी में थोड़ा कंफ्यूजन होता, देखिए ये सब पार्ट समझ में आ रहे हैं। इसको देखिए, इसके बारे में कुछ चीजें नोट कर लीजिए, बुक में दिया है। पहली चीज तो ये कि ये वेजाइना की ओपनिंग को या तो टोटली या पार्शली कवर करता है। टोटली भी कवर कर सकता, पूरी तरीके से उसको ढके हो सकता है, और हो सकता है ये पार्शली कवर। जैसे अगर मैं इसको बनाऊं तो यहाँ मैंने इसको पार्शली कवर्ड किया, देखिए इतना पार्ट ओपन है, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग इतना ओपन है। अभी ये पूरे कवर नहीं किया हो, इसको मैं पूरा कवर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? पार्शली कवर्ड, टोटली कवर्ड, ठीक। ये या तो टोटली लिखिएगा, टोटली, और पार्शली, पार्शली कवर करती है, कवर वेजाइनल ओपनिंग। एक चीज आना चाहिए ये इसमें समझ में, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? ये मेम्ब्रेन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ब्रेक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। रिमेन परसिस्ट इवन आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये चीज थोड़ा सा माइंड में स्ट्राइक करती होगी कि कैसी ये मेम्ब्रेन बची रह जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के पास, बात तो इसको ब्रेक होना चाहिए, तो कैसे बचा रह जाता है? तो कुछ फीमेल में ये मेम्ब्रेन इतनी इलास्टिक होती है, इतनी इलास्टिक होती है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी ये मेम्ब्रेन क्या है? ब्रेक नहीं होती है, पीछे की साइड में बल्ज आउट हो जाती है, पीछे की साइड में पुश कर जाती है, लेकिन ये ब्रेक नहीं करती है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे रिमेन परसिस्ट, ये रिमेन में रिमेन परसिस्ट, परसिस्ट इवन आफ्टर
सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ये ब्रेक हो जाती है, बट कुछ केसेस में ये परसिस्ट रहती है, इसलिए मैंने मे लिखा है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा यहाँ एक लाइन में कि ब्रेक कट जाएगी, ब्रेक ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो ये ब्रेक कर सकती है और नहीं भी ब्रेक कर सकती है, दोनों केस हैं। और कोई जरूरी नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ये ब्रेक हो, या हॉर्स राइडिंग, डांसिंग, जंपिंग, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज से भी ये ब्रेक हो जाती है। तो एक लाइन बुक में बहुत क्लियर कट लिखा है, इट इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी। ये वर्जिनिटी का रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि अगर ये मेम्ब्रेन है तो फीमेल वर्जिन है, या अगर नहीं है तो फीमेल वर्जिन नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वर्जिनिटी ब्रेक होने के बाद भी ये मेम्ब्रेन बची रह जाती है, समझ में आया। और वर्जिनिटी अगर मान लीजिए नहीं है तब भी ये मेम्ब्रेन टूट जाती है। तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, तो उस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा जरूर। समझ में आ गया ये चीज? हाँ बताइए। हाँ, इसमें पोर देखिए, इस अब कहेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहाँ से रिलीज होगा। अगर ये टोटली, ध्यान सुनिएगा, अगर ये वैजाना की सरफेस को पूरी तरीके से कवर्ड कर लिया है तो यहाँ पर कैसे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज होगा जब ब्लीडिंग होती है। तो इसमें हाँ, ये बहुत पतली झिल्ली है, इसमें कहीं कहीं छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं जिसके थ्रू ब्लड रिलीज होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड रिलीज होता है। समझ में आया? ठीक, तो उस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं उसमें। आगे का टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड्स। देखिए, हटा दें इसको। मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स मेल में भी होती हैं और फीमेल, दोनों में होती हैं, लेकिन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड फीमेल में होती हैं ओनली। समझ में आया? फंक्शनल का मतलब जो वर्क करती हैं, मेल में फंक्शनल नहीं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं कि मेमोरी ग्लैंड्स केवल फीमेल में, नहीं, दोनों में है, बट फंक्शनल कहाँ है? फीमेल में है। लिखेंगे इन फीमेल, फीमेल्स में क्या है, ये फंक्शनल होती हैं, फंक्शनल। ठीक, मेमोरी ग्लैंड्स कहा जाए किसका मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है, तो स्वेट ग्लैंड का होता है। याद रखिएगा, जो पसीने वाली ग्रंथियां हमारे शरीर में है, स्किन में, ये भी एक स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन है। ठीक, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन होता है और मिल्क रिलीज होता है। ठीक है, यहां से क्या होगा, मिल्क फॉर्मेशन एंड रिलीज, मिल्क रिलीज किया जाएगा। फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है, और रिलीज किससे होता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मिल्क रिजेक्शन हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, और मिल्क को बनाने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। ये दोनों हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक एंटीरियर पार्ट से है और एक पोस्टीरियर, ये एंटीरियर पार्ट से और ये पोस्टीरियर पार्ट का हार्मोन है। समझ में आ रहा है? आगे मेमोरी ग्लैंड का जो साइज है, देखिए क्वेश्चन आता है, साइज जो है, या मेमोरी ग्लैंड में क्या चीज होती है, तो दो पार्ट होते हैं इसके। मेमोरी ग्लैंड में दो चीजें हैं, एक तो ग्लैंडुलर पार्ट है, ग्लैंडुलर पार्ट, मेमोरी ग्लैंड में ग्लैंडुलर, क्योंकि ग्रंथि है ये। ठीक है, तो उसमें ग्लैंड्स होती हैं। तो क्या ग्लैंड्स के अलावा और कुछ होता है? तो ग्लैंड्स के अलावा इसमें फैट भी मिलेगा। ठीक है, फैट, और ये फैट वेरिएबल होता है। ये क्या है? वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल।
मतलब जितनी भी फीमेल्स हैं सभी में ग्लैंडुलर पार्ट क्या है, सेम है, लेकिन फैट क्या होता है, वेरिएबल होता है। मींस साइज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड डिसाइड होता है फैट से। जितना ज्यादा फैट उतना ही मेमोरी ग्लैंड का साइज ज्यादा होगा। ग्लैंडुलर पार्ट सभी में क्या है, सेम होता है। समझ में आया? इसलिए फिक्स्ड होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, फिक्स्ड है। लिख लीजिएगा साइज जो है of mammary gland depends on amount of the fat, amount of फैट के अमाउंट से साइज डिसाइड होता है। ठीक। और मेमोरी ग्लैंड का जो साइज इंक्रीज होता है उसके लिए एक हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम कोई बताएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन सुनिए ध्यान से, दो हार्मोन है, ध्यान सुनिए। साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन। अगर प्रेगनेंसी नहीं है, प्यूबर्टी के बाद मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ता धीरे धीरे। वो क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन फॉलिकल डेवलप करते हैं ना। जब प्यूबर्टी आती है तो ओवरी में फीमेल में हर मंथ एक अंडा डेवलप होता रहता है, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब होती है तो उसके थ्रू वो रिलीज होता रहता है। मतलब रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट होती है फीमेल में? 11 से 12 साल पर। ठीक है, उसी समय ओवम भी ओवरी में डेवलप करता रहता है। समझ में आ रहा है? तो उसी समय जब ओवरी में अंडा डेवलप करता है तो आगे आप पढ़ेंगे कि ओवम का डेवलपमेंट जब होता है तो उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन तभी रिलीज होता है, उसके पहले एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होता है। उसके पहले अगर रिलीज होता है तो कहां से होता है फिर? उसके पहले अगर बच्चे में एस्ट्रोजन हार्मोन है कि नहीं है बताइए? नहीं है, सभी में है लेकिन कम मात्रा में है। एक बताया था आपको एड्रेनल ग्लैंड, याद आ रहा है एड्रेनल? उसमें बताया था ना एस्ट्रोजन वहां पर भी बनता है ना। वो अलग चीज है, वो थोड़ा सा बनता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन जो बनेगा वो कब बनेगा? जब प्यूबर्टी आएगी। तो मेमोरी ग्लैंड का साइज प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है इंक्रीज होना, तो पहले ग्लैंड का साइज ये इंक्रीज कराता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद फिर एक बार साइज इंक्रीज करता है, तो उसमें प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है। एस्ट्रोजन भी बनता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन और ज्यादा उसको इंक्रीज कराता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन और साथ में क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दोनों रोल प्ले करते हैं। एस्ट्रोजन जो है हमेशा, ठीक है, ऑलवेज, लेकिन प्रोजेस्टेरोन कब इन्वॉल्व होगा? जब प्रेगनेंसी होगी तब। ठीक है, तो लिखेंगे ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर ये हार्मोन क्या करेगा? साइज को इंक्रीज कराएगा। अदरवाइज मेन हार्मोन साइज के लिए कौन सा है? एस्ट्रोजन होता है, ये मेन हार्मोन है। अब स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें कुछ है कि कुछ डक्ट होती है, मेमोरी डक्ट है, एम्पुला है, लेक्टिफेरस डक्ट है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, हटा दें इसको। देखिए, अगर कहा जाए मेमोरी ग्लैंड्स में होता क्या है, तो हमने बताया उसमें ग्लैंडुलर पार्ट है और फैट है। हमको समझना क्या है? ग्लैंडुलर पार्ट। तो मेमोरी ग्लैंड्स में टोटल 15 से 20 लोब्स होती हैं। जैसे अगर मेमोरी ग्लैंड में इस तरीके से, तो यहां पर देखिए एक पार्ट टेस्टिस में बताते हैं ना, वर्टिकल सेक्शन टेस्टिस का काटा था, ऐसे इसमें ये एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ऐसे ही 15 से 20 क्या होती हैं? लोब्स होती हैं। समझ रहे हैं ना? लोब। मेमोरी ग्लैंड में जो ग्लैंड है अंदर, मेन पार्ट ग्लैंड, उसमें क्या है? 15 से 20 ऐसे ही लोब हैं। ठीक है, हिस्से हैं। समझ में आया? यहां पर क्या है? ये देखिए ग्लैंड हो गया, ये क्या है? ग्लैंड। ठीक, ये सब ग्लैंड हो गया। तो इसी को समझना है कि यहां से मिल्क कैसे बनेगा, कैसे इजेक्ट होगा। अब देखिए, ये इस तरीके से एक डायग्राम बनाइएगा।
ये मैंने एक सिंगल लोब बनाया, एक लोब। ऐसे ही 15 लोब होती हैं, 15 से लेकर के 20, ठीक। और आगे की साइड में इस तरीके का पार्ट यहाँ पर एरियोला मिलेगा। ये देखिए, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये कुछ ब्लैकिश पार्ट होता है, ब्लैकिश, ठीक है, ब्लैक कलर का पिगमेंटेड है, इसी को बोलेंगे एरियोला, ठीक। आगे का पार्ट निपल्स बोला जाता है, इस पार्ट को बोलते हैं निपल। एस नहीं लगेगा, ठीक है, निपल। मेमोरी ग्लैंड को ब्रेस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट। तो ये अंदर जो पार्ट दिखाई दे रहा है, मैंने एक बना, ऐसे ही 15 या 20 लोब्स होती हैं जहां मिल्क बनेगा, ठीक, उसको आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए, अब उसको हम समझा रहे हैं। ये देखिए, सिंगल बनाया मैंने, इसके अंदर क्या होगा, यहां देखिए, ये जो छोटा छोटा बना रहे हैं, ये एक लोब है, ऐसे 15 से 20 लोब होगी। हर लोब में आपको ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये सब क्या है, एल्वियोली हैं। क्या है सब, ये एल्वियोली हैं, जैसे हमारे लंग्स में होती हैं ये, ठीक है। यहीं पर बनेगा मिल्क, इन्हीं में क्या बनता है, मिल्क। और मिल्क बनने के बाद में यहां से आगे रिलीज होगा, ये देखिए, ये डक्ट के द्वारा रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो इन डक्ट को आप क्या बोलेंगे, मेमोरी, क्या नाम रहेगा, मेमोरी डक्ट, ठीक है। ये हो गया। ये पहले डक्ट ऑफ एल्वियोली बोलेंगे, डक्ट ऑफ एल्वियोली। जो एल्वियोली हैं, इनसे ट्यूब निकल रहा है, उस ट्यूब को बोलते हैं डक्ट ऑफ एल्वियोली। और डक्ट ऑफ एल्वियोली आपस में जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अब बनेगा मेमोरी डक्ट। ये देखिए, हाँ, अब बनेगा मेमोरी डक्ट, ये देखिए। इसको क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट। ये है मेमोरी डक्ट, ठीक। और मेमोरी डक्ट आपस में मिलकर के, ये देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन यही होता है, मेमोरी डक्ट कितनी होती हैं, लेक्टिफेरस डक्ट क्या है। ये एक लोब है, हर लोब में कई क्या होती हैं, एल्वियोली हैं, ठीक है। इनमें बनेगा मिल्क, और मिल्क बनने के बाद में इस ट्यूब से आगे बढ़ेगा, जो ग्रीन कलर का बनाया गया, इनको बोलते हैं डक्ट ऑफ एल्वियोली। फिर ये आपस में कई डक्ट ऑफ एल्वियोली, मैंने 2 जोड़ करके एक बनाया है, हो सकता है ये तीनों हरे रंग की डक्ट मिलकर के एक बना सकती हैं। तो सेवरल डक्ट ऑफ एल्वियोली आपस में जुड़ती हैं और क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट। और फिर कई मेमोरी डक्ट, 2 हैं, हो सकता है 2 से ज्यादा हो। तो यहां पर ये मेमोरी डक्ट आपस में जुड़ के क्या बनाएंगी, ये मेमोरी डक्ट आपस में जुड़ करके एम्पुला बनाएंगी। क्या बनाएंगी, मेमोरी एम्पुला। ये देखिए, ये हो गया मेमोरी एम्पुला। ऐसे सभी में रहेगा। और मेमोरी एम्पुला जो है वो आगे जाकर के कंटिन्यू होगा किसमें, लेक्टिफेरस डक्ट में, ठीक है। इसका नाम मेमोरी ट्यूब्यूल लिखा गया होगा, जो मैंने लिखा डक्ट ऑफ एल्वियोली, शायद इसका नाम मेमोरी ट्यूब्यूल होगा। देखिए, हाँ, लोब के बाद ट्यूब्यूल है, ठीक है। हाँ। ये जो इसका नाम देखिए, ये मेमोरी लोब हो गया, मेमोरी लोब, इसको क्या कहेंगे, मेमोरी लोब कहेंगे, ठीक है। मेमोरी लोब किसका बना है, मेड बाय एल्वियोली, मेड बाय एल्वियोली, एल्वियोली का बना है। इसी डक्ट ऑफ एल्वियोली को क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट है, सॉरी, मेमोरी ट्यूब्यूल है, मेमोरी ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक। और ये जो अंदर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन। जहां जहां खाली जगह अंदर कहीं रहती है, उस खाली जगह को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। तो ये है ल्यूमेन है, ल्यूमेन। किसका ल्यूमेन, मेमोरी लोब का
ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली, एल्वियोली का। तो एक सिंगल मेमोरी लोब बनाया। इस कितनी मेमोरी लोब होती है टोटल? ऐसे ही 15 से लेकर के 20। समझ में आया? ये है एम्पुला, ये है मेमोरी एम्पुला बोलते हैं इसको। पूरा नाम क्या है? मेमोरी एम्पुला। और ये है लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। तो पूछा जाता है सीक्वेंस की मिल्क कहाँ बनेगा? मिल्क बनेगा यहाँ, बनने के बाद रिलीज कहाँ होगा? देखिए यहाँ बनेगा मिल्क, ठीक है, मैंने व्हाइट कलर से बना दिया। मिल्क बनेगा, मिल्क बनने के बाद कहाँ आएगा? ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली। यहाँ से होता हुआ मेमोरी ट्यूब्यूल में जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में, वहां से जाएगा एम्पुला में, एम्पुला से जाएगा लेक्टिफेरस डक्ट में, और लेक्टिफेरस डक्ट से फिर बाहर रिलीज हो जाएगा। ये देखिए यहीं पर आगे क्या होता है? इस तरीके का ये निपल हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या हो गया? एरियोला, ठीक है। ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है ये आगे ओपन होती है थ्रू द निपल्स, निपल से होके आगे बाहर ओपन हो जाती है। पूछा जाता है कि मिल्क का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका रास्ता बताइए। तो रास्ता देखिए कहाँ से है, एक सीक्वेंस में लिखिएगा। एल्वियोली में मिल्क बनेगा, बनने के बाद ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली में आएगा, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली, यहाँ पर आएगा मिल्क। भरे मिल्क यहाँ बनेगा, बनने के बाद यहाँ आएगा, इसके बाद कहाँ आएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल में आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल में पहुंचेगा, और वहां से कहाँ आएगा? मेमोरी डक्ट में आएगा, जो येलो कलर का बना है, मेमोरी डक्ट में आएगा, ठीक। वहां से आएगा एम्पुला में, और एम्पुला से कहाँ जाएगा? लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट में पहुंचेगा, वहां से आउट हो जाएगा। ये सीक्वेंस है, समझ में आ रहा है? अब इसमें एक चीज बताइए, मिल्क का स्टोरेज ध्यान रखिए। अगर कहा जाए मिल्क स्टोर कहाँ होता, ठीक है, यहाँ मिल्क बन गया, तो क्या जो मिल्क बनता वो तत्काल रिलीज होता रहता? नहीं, यहाँ स्टोर होता है एम्पुला में, टेम्पोररी, ठीक है। यहाँ क्या है? टेम्पोररी स्टोरेज है, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ मिल्क। मिल्क का यहाँ टेम्पोररी स्टोरेज किया जाता है। लेक्टिफेरस डक्ट की संख्या कितनी होगी? या मेमोरी एम्पुला बता सकते हैं कितनी संख्या होगी? एक मेमोरी ग्लैंड में इनकी संख्या कितनी होती है लगभग? कितनी मेमोरी लोब हैं? ये एक लोब है, ऐसे ही 15 से लेकर के 20 लोब होंगे। ये पूरा येलो कलर का एक है, ये मत गिनिएगा, ये सब नहीं, ये एक मेमोरी लोब मैंने बनाया, ठीक है। इस एरो को यहाँ लगा लीजिएगा, मेमोरी लोब लिखा है, ये पूरा सिंगल है, एक है, ऐसे 15 से 20। तो बताइए एक मेमोरी लोब में एक एम्पुला होगा और एक लेक्टिफेरस डक्ट होगी, ऐसे ही 15 से 20 रहेंगे, तो 15 से 20 एम्पुला या 15 से 20 ये, मतलब एम्पुला, जितना एम्पुला रहेगा उतना ही ये भी रहेगा। ध्यान रखिएगा, जितना एम्पुला उतना लेक्टिफेरस डक्ट बराबर होता है, लेकिन मेमोरी डक्ट की संख्या ज्यादा हो सकती है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखो इस लोब में कितनी मेमोरी डक्ट हैं? 2 हैं, है ना। मेमोरी डक्ट आपस में मिलके तभी तो बनाती है एम्पुला, तो 2 भी हो सकती हैं, और ये आगे 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो मेमोरी डक्ट की संख्या ज्यादा हो सकती है। और कहा जाए सबसे ज्यादा संख्या कौन सी डक्ट की है बताइए? किस डक्ट की? आपके पास 4 डक्ट हैं, एक, दूसरा एम्पुला, तीसरा मेमोरी डक्ट और चौथा मेमोरी ट्यूब्यूल। किसकी संख्या सबसे ज्यादा? मेमोरी ट्यूब्यूल की संख्या सबसे ज्यादा भाई, नहीं है? अरे पेड़ होता है ना, पेड़ में ऐसी शाखाएं निकलती हैं, तो ये तो 2 निकला, लेकिन यहां से और निकला, देखो जी, ये तो पतली पतली शाखाओं की संख्या ज्यादा हो गया। सबसे पतली टिप कौन सी है? ये वाली है ना।
सबसे पतली ट्यूब यही तो है, तो इन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, और ये बराबर। जितना लैक्टिफेरस डक्ट है उतना ये है। तो आप कहीं लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एम्पुलरी डक्ट या एम्पुला। एम्पुला जितना रहेगा उतना ही लैक्टिफेरस डक्ट भी रहेगा, बराबर रहता है एग्जैक्ट। क्या करो बताइए। नहीं, एम्पुला का संख्या ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एक एम्पुला से एक लैक्टिफेरस डक्ट जुड़ता है। एम्पुला से ही आगे कंटिन्यू होता है, क्योंकि कई एम्पुला मिलकर के लैक्टिफेरस डक्ट नहीं बनाते हैं। एम्पुला एक आगे कंटिन्यू हो जाता है लैक्टिफेरस डक्ट में, इनकी संख्या बराबर होती है। समझ में आया? ब्रेस्ट में जो नीचे ये ब्रेस्ट है, इसके पीछे की साइड में जो मसल्स होती हैं इनका नाम है पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, ब्रेस्ट में पीछे की साइड में जो सीने पर मसल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पेक्टोरलिस मेजर, बुक में लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, आगे का जो टॉपिक है देखिए, गैमेटोजेनेसिस। आगे बढ़ जाए, ये टॉपिक ध्यान समझिएगा जी सब लोग, बहुत ध्यान से। गैमेटोजेनेसिस बहुत ध्यान समझिएगा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब जानते हैं क्या है? गैमेट क्या होता है, स्पर्म या फिर ओवम। तो जो दोनों क्या है, गैमीट हैं। तो उन्हीं का बनना, टेस्टिस में बनेगा स्पर्म और ओवरी में क्या बनेगा, ओवम। तो स्पर्म या ओवम का बनना गैमेटोजेनेसिस होती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जो गैमीट्स हैं उनका बनना। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस होती कहाँ है? ये दो टाइप की है देखिए। ठीक है, ये दो टाइप है इसके। पहला क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और सेकंड है oogenesis। लिखते रहिएगा साथ में, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना, oogenesis क्या है, ओवम का बनना। ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन होना oogenesis। ओवा नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि एक मंथ में एक ओवम बनता है। ठीक है, ओवम सिंगुलर है, ओवा क्या है, प्लूरल टर्म है। स्पर्म बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ओवम एक बनता है एक बार में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? इन मेल्स में होती है, मेल्स में। और ये कहाँ है? इन फीमेल्स में है। थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इसी को बताना है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट प्यूबर्टी, मतलब जब 12 साल की उम्र हो जाती है, स्टार्ट प्यूबर्टी, तब स्पर्म का बनना चालू होता है टेस्टिस में। समझ में आ रहा है? प्यूबर्टी पर स्टार्ट होगा और कंप्लीट कब होगा, कब स्पर्म का बनना बंद हो जाएगा? पूरी लाइफ। ठीक है, कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ रहती है। समझ में आया? लेकिन oogenesis जो होती है वो स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ। आपको ये कहेंगे एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब फीमेल चाइल्ड यूट्रस में रहती है, यूट्रस में, तभी उसकी ओवरी में ओवम बनना चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। बनता नहीं है पूरा, प्रक्रिया चालू होती है। जब बच्ची का जन्म होता है तो प्रक्रिया रुक जाती है, फिर जब प्यूबर्टी आती है तो फिर से चालू हो जाता है। तो स्टार्ट कब होता है? बिफोर बर्थ, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ठीक है, स्टार्ट
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके इसको आगे देखिए, इसी को आगे बढ़ा देते हैं। लिख लिए स्पर्मेटोजेनेसिस को आप समझ लीजिए, फिर लास्ट में जब पूरा समझ जाएंगे आप तो फिर डिफरेंस आप अपने आप बता ले जाएंगे। इसलिए मैं आगे डिफरेंस नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो डिफरेंस कठिन है थोड़ा सा। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होगा? इन टेस्टिस में स्टार्ट होगा। टेस्टिस में स्टार्ट भी होता है और टेस्टिस में खत्म भी हो जाता है। जबकि वो जेनेसिस पढ़ेंगे तो वो जेनेसिस स्टार्ट कहां होती है? ओवरी में, और खत्म होती है फैलोपियन ट्यूब में जाकर के। समझ में आया जी? जहां स्टार्ट हो रही है वहीं फिनिश भी हो जा रही है। प्यूबर्टी पर स्टार्ट हो रही है। समझ में आया? थ्रू आउट लाइफ स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है। एक स्पर्म को बनने में कितना दिन लगता है? 72 डेज लगते हैं। अब सोचिए 72 दिन में एक स्पर्म बनता है, 72 दिन में। ठीक है, 72 डेज फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन में 72 डेज लगते हैं। हाँ, आपको इसमें सोचना पड़ रहा है कि 72 डेज लगेंगे। तो फिर मान लीजिए कोई कपल है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो फर्टिलाइजेशन के लिए 72 डेज इंतजार करना पड़ेगा? फिर तो नहीं। ये प्रक्रिया चलती रहती है, स्पर्म बनते हैं, स्पर्म डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। समझ में आया? आज की डेट में जो स्पर्म रिलीज किया जा रहा है वो आज नहीं बना है, वो 72 दिन पहले से बनने से चालू हुआ था, आज कंप्लीट हुआ जा करके। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। समझ में आया? कंटिन्यू चलती रहती है। टेस्टिस में लगातार स्पर्म बनते हैं, स्पर्म डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, इसलिए 72 दिन का टाइम लगता है स्पर्म को बनने के लिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कौन सी सेल साइकिल कर रहे हैं? अरे करोड़ों स्पर्म बनते हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म, एक नहीं बनता है। तो सेल साइकिल 72 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार चलेगी सेल साइकिल। ठीक, 24 घंटे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, तो 24 घंटे एक जैसे इसकी सेल साइकिल दूसरी है। इसमें जो सेल, हाँ वो समझ रहे हैं कि एक सेल से 2 सेल बनने में, तो यहाँ क्या है, एक सेल से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी। भी देखिएगा, उसको वहां से कंफ्यूज मत करिए। समझ में आ रहा ना? अब देखिए जो टेस्टिस से, ध्यान से देखिएगा, ये टेस्टिस है। जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन वो कहां से होता है? जर्म सेल से। टेस्टिस में जर्म सेल होती हैं। ठीक है, फ्रॉम जर्म सेल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में क्या होती हैं? जर्म सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम होता है? स्पर्मेटोगोनिया। ये जर्म सेल इमेच्योर है, ध्यान रखिएगा। अगर कहा जाए इमेच्योर जर्म सेल और मैच्योर जर्म सेल में क्या अंतर है, तो देखिए स्पर्मेटोगोनिया जैसी ये टेस्टिस है, और टेस्टिस में अंदर की साइड में ये आपको सेल दिखाई दे रही हैं। अरे मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बताया था ना, टेस्टिस का वर्टिकल सेक्शन काटा था, उसमें बोला था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काट करके दिखाया था, तो उसमें थी आपके पास क्या? जर्म सेल। यही क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ये इमेच्योर जर्म सेल है। कैसी है? इमेच्योर, मैच्योर नहीं है। तो इसमें ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, बुक में लिखा भी हुआ है इसका नाम। इसको क्या बोलते हैं? इमेच्योर जर्म सेल। मतलब कहा जाए कि गैमीट जो बनते हैं टेस्टिस में, गैमीट क्या होता है? स्पर्म। तो गैमीट कहां से बनते हैं? इमेच्योर जर्म सेल से बनते हैं। मतलब स्पर्म मदर सेल। स्पर्मेटोगोनिया को इमेच्योर जर्म सेल भी कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? स्पर्म मदर सेल। ये स्पर्म का मदर सेल है, मदर सेल से। समझ में आ रहा क्या होगा? ये 2n डिप्लॉयड होगा, मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे हर सेल में।
समझ में आ रहा है ना? कितने क्रोमोसोम होंगे? 46, 46 क्रोमोसोम। और मैच्योर जर्म सेल जो स्पर्म है, इस स्पर्म को बोलते हैं मैच्योर जर्म सेल। तो बुक में केवल आपको दिखाया गया है कि क्या चीज, इमेच्योर जर्म सेल को तो लिखा है कि स्पर्म मदर सेल को बोलते हैं, लेकिन मैच्योर जर्म सेल क्या होती है? स्पर्म। ठीक है, जो जर्म सेल फुल्ली मैच्योर हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म। समझ में आ रहा ना? अब देखिए एक एक करके, जैसे कितने स्टेप में होती है एक स्पर्म को बनने के लिए, कितने स्टेप फॉलो किए जाते हैं, या स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना स्टेप होता है। तो देखिए इसके जो स्टेप्स हैं, वो पहला स्टेप है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सबसे पहले क्या है? सेल डिवाइड करती है। कौन सी सेल डिवाइड करेगा? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये आपके पास जो जर्म सेल दिखाई दे रही हैं, ये जर्म सेल है। यही जर्म सेल क्या करेंगी? ये डिवाइड करेंगी। यही जर्म सेल डिवाइड करेगा। ठीक, कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगी। पहले क्या होती है? माइटोसिस होगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा? सेल एलोंगेशन। सेल एलोंगेशन, या इसी को आप कह सकते हैं ग्रोथ। अभी मैं डायग्राम से समझा दूंगा, लिख लीजिए केवल। ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और तीसरा स्टेप है सेल मैचुरेशन। सेल मैचुरेशन, या फिर इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां होती है मियोसिस। यहां क्या होता है? मियोसिस होती है। मियोसिस दो बार होगी, मियोसिस 1 और 2। एक मियोसिस में 2 स्टेप आता है। और चौथा स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी समझ में आएगा। ठीक, और लास्ट स्टेप है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, हालांकि यहां से यहां तक ही स्टेप स्पर्मेटोजेनेसिस है, लेकिन कुछ जगहों पर लिखा रहता है कि स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलना लास्ट स्टेप माना जाता है। किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का। इतने स्टेप हैं। अब डायग्राम से अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हो गया है। बढ़ा दें आगे। देखिए डायग्राम बना लीजिएगा। ये एक स्पर्म मदर सेल है। ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया की गोनियम, क्या बोलेंगे इसको? एक जर्म सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। कोई बोल नहीं रहा, स्पर्मेटोगोनियम है। और गोनिया क्या है? कई को। ये कौन सी सेल है? ये जर्म सेल है। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो लास्ट टाइम पढ़े थे समझ में आएगा। ये जर्म सेल है, इसमें से एक को निकाल के दिखाया मैंने। एक जर्म सेल से कैसे स्पर्म बनता है वो देख लीजिए। ठीक, ये डिवाइड करेगा, माइटोसिस से डिवाइड करेगा। पहले कितनी सेल बनेंगी? 2 बनेंगी। कितनी बनेंगी? अरे यही डायग्राम आपकी बुक में दिया, देखिए बुक में डायग्राम दिया है, लिखा हुआ है कि माइटोसिस सबसे पहले क्या होगा? माइटोसिस। एक से कितनी सेल बनेंगी? 2। तो मैंने 1 से 2 सेल बना दिया। ये देखिए 1 से 2। माइटोसिस 1। माइटोसिस में 1 2 तो होता नहीं है। पहली बार माइटोसिस हुई, फिर दोबारा माइटोसिस होगी, तो 2 से कितनी बनेंगी? ये 4। तो ऐसे ही माइटोसिस होती रहती है, और मतलब इनका नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो सेल डिवीजन का मतलब ही होता क्या है? सेल डिवाइड कर रही है और नंबर इंक्रीज कर रहा है। ये क्या खत्म हो गया? पहला स्टेप ये हो गया माइटोसिस। तो पहले होता है माइटोसिस। स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड करेगा और क्या? माइटोसिस से, और अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। इस डायग्राम को बना भी लीजिएगा। इन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया।
बताइए इसको कुछ और, इसको नाम नहीं बदला रहेगा, इसको भी क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया कहा जाएगा, क्योंकि ये 4 हो गए, 4 से ज्यादा भी एक बार और होगा तो ये क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे अभी ये, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया, बस प्लूरल टर्म जुड़ गया, ये स्पर्मेटोगोनिया हो गए। तो सबसे पहले जर्म सेल अपना नंबर बढ़ाती हैं, प्यूबर्टी से स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, प्यूबर्टी पर ये बात चल रही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 4 बना है ना, तो बताइए एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितनी जर्म सेल होती हैं, बहुत ढेर सारी होती हैं, ठीक है, मिलियंस, कि मतलब इनकी संख्या मिलियंस में है, सब के सब डिवाइड कर रही है ना, सारी सेल क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं। इस तरीके से इन्होंने अपनी संख्या को बढ़ा लिया। अब इसमें से सभी से स्पर्म नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, जितनी स्पर्मेटोगोनिया बनी है ना, 1 से 4 बनी हैं और भी बनेंगी, तो जब डिवाइड करती हैं तो केवल नंबर बढ़ा लिया, सबसे स्पर्म नहीं बनेगा, कुछ से बनेगा स्पर्म, ठीक है। तो बुक में एक लाइन लिखी गई है, पढ़ लीजिएगा और यही नोट कर लीजिएगा, सम स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म क्या बनाती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये लाइन पढ़ लीजिए, लिखा है, ठीक है। सारी स्पर्मेटोगोनिया से आगे ग्रोथ नहीं होगी, अब आगे होने क्या जा रहा है, ये साइज में बड़ी होने जा रही हैं, बड़ी हो जाएंगी और ग्रो कर जाएंगी, ग्रोथ होगी इसमें, ठीक है। और क्या बनाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब इनका नाम दूसरा हो जाएगा। देखिए, तो मैं एक को बड़ा कर दे रहा हूं इसमें, देखिए इसको मैंने बड़ा कर दिया, ये बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मैंने 4 में से एक को बड़ा किया, स्पर्मेटोसाइट। तो आप समझिए, कुछ नहीं समझना इसमें। देखिए, स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले डिवाइड करती हैं, संख्या बढ़ाती हैं, और फिर इसके बाद में उसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं, स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, सम। ये कौन सी फेज हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहां से यहां तक ये ग्रोथ फेज चल रही है, ये कुछ नहीं हो रहा, कोई सेल डिवीजन नहीं चल रहा है। मतलब 46 क्रोमोसोम अगर इसमें है तो इसमें भी कितने हैं, इसमें भी 46 ही रहेंगे, इसको बोलेंगे 2n, और ये भी क्या है, 2n है अभी, समझ में आ रहा है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस चालू होगा, एक बनेगा कि कितने बनेंगे, ये भी बहुत सारे, करोड़ों बनेंगे, क्योंकि मेल में सीमेन जब रिलीज होता है तो 2 से 3 ml सीमेन बनता है, उसमें से 200 से 200 मिलियन स्पर्म बनते हैं एक बार में। कितने स्पर्म बनते हैं, खरबों, अरबों नहीं, खरबों स्पर्म, 200 या 300 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज हो जाते हैं, तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक से समझा रहे हैं। अब ये क्या करेगी, ये डिवाइड करेगी मियोसिस 1 से, ठीक है, मियोसिस 1 होगा इसमें, देखिए ये डिवाइड करेंगे मियोसिस 1 से, यहां लिखेंगे मियोसिस 1 होगा, 2 बार होती है ना मियोसिस 1 और 2, साइज वही रहेगा, मैंने छोटा बना दिया है जगह की वजह से, साइज वही रहेगा। होगा क्या, यहाँ 46 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 23, मतलब n और n, मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, आधा, सबको पता है ना, ठीक। और फिर दोनों में क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, तो ये आप सेम साइज बनाइएगा, ये मियोसिस 2 हो गया दोनों में। अब क्रोमोसोम का नंबर आधा नहीं होगा, वही सेम, क्योंकि जानते मियोसिस 2 में वही रहता है, n और n, ये क्या हो गया, मियोसिस 2 हो गया, समझ में आया। अब ये क्या बन गए, कोई बताएगा। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी बोलेंगे ना, ये वाला सेकेंडरी है, क्योंकि टर्सरी नहीं है, फिर ये वाला हो गया सेकेंडरी। देखिए, प्राइमरी से जब मियोसिस 1 पूरा हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों में डिफरेंस ये है कि प्राइमरी में क्रोमोसोम का नंबर डबल और इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता, बस यही अंतर है। वहां 46 रहेगा तो सेकेंडरी में 23 रहेंगे। फिर ये क्या बोला जाएगा,
इसको स्पर्मेटिड कहते हैं, टर्सरी नहीं कहते हैं। ये जो बने हैं ये क्या हैं, स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, स्पर्मेटिड हैं, गोल गोल हैं सब ये। इन्हीं से क्या बनेगा, स्पर्म, तो इन्हीं से आगे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, ठीक है। तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया, डिफरेंशिएशन वाला जो मैंने लिखाया था ना, डिफरेंशिएशन, ये तो यहीं से बनेगा स्पर्म। ये देखिए स्पर्म ऐसा कुछ होता है इस तरीके का। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, यहां से स्पर्मेटिड से स्पर्म, और स्पर्म का अनदर नेम क्या है, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। स्पर्मेटिड अलग चीज है, ये स्पर्मेटिड और ये स्पर्म, इसको बोलते हैं स्पर्म। ये स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस है, स्पर्मियोजेनेसिस, समझ में आ रहा है ना। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर सबको पता है ना, स्पर्म में क्या क्या होता है, हेड होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। तो यहां से ये बन गया तो कुछ चेंज हुआ होगा ना, तो कुछ चेंज होते हैं। अब वो चेंज लिख लीजिए एक लाइन में। होता क्या है कि इससे स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है तो क्या क्या चेंजिंग आती हैं, समझ में आया, वो लिख लीजिए। देखिए मतलब होगा क्या, इस स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियो था, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, देखिए पहले चीज ये क्या था, स्पर्मेटिड था ना, एनिमल सेल है कि प्लांट सेल, एनिमल सेल है ना स्पर्मेटिड, समझ में आया ना। सेंट्रियोल होगा कि नहीं होगा, होगा, सेंट्रियोल होगा। न्यूक्लियस दिखा रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, सब कुछ है सेल में। और एक चीज अलग से दिखाया मैंने, 2 सेंट्रियोल है इसमें, ठीक। इससे क्या बनना है, इससे बनना है ऐसा फर्स्ट क्लास स्पर्म बनना है। स्पर्म ऐसे कुछ तो होता है, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से होता है स्पर्म, होता है ये। आप ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, ये हो गया मिडिल पीस, इसको आगे क्या पढ़ते हैं, मिडिल पीस हो गया। ये हेड है और ये पोर्शन क्या है, टेल है, ठीक। इतना पता ना। स्पर्म में हेड पर एक स्ट्रक्चर लगी होती है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। ये क्या है, एक्रोसोम। तो हमको समझना क्या है, इससे स्पर्म बनेगा तो क्या चेंज आएगा, इसमें क्या आएगा। तो पहला देखिए, इसमें जो गोल्गी बॉडी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसमें जो गोल्गी बॉडी होगा, गोल्गी बॉडी, उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा एक्रोसोम। मतलब ये सबसे पहले ये थोड़ा सा लंबा होगा, ये सेल खींचना चालू होगा। गोल सेल था, गोल से ऐसे खींचेगा लंबाई में, ये ऐसे खींचेगा। ऊपर के हिस्से से हेड बन जाएगा, बीच वाले हिस्से से मिडिल और नीचे वाले हिस्से से टेल बन जाएगी। ये पहले खींचेगा साइज में। न्यूक्लियस भी ऊपर देखिए आ गया। तो इसमें जो गोल्गी बॉडी है उससे बन जाएगा हेड में एक्रोसोम। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो बीच वाले हिस्से में आकर के अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और अगली चीज 2 सेंट्रियोल हैं, तो एक सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल आगे रहेगा, आगे उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और जो पीछे रहेगा उसको बोलते हैं डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आपका कहाँ रहेगा, यहाँ छोटा सा हिस्सा है नेक, छोटा सा पार्ट होता है गर्दन, जैसे हमारा सिर, चेस्ट, और बीच में क्या हो गया, गर्दन, नेक। तो नेक रीजन में एक सेंट्रियोल नजर आएगा, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और दूसरा सेंट्रियोल क्या करेगा, जो पूंछ दिखाई दे रही है, टेल, उसमें टेल में आपको बीच में लाइन दिखाई दे रहा है, ये देखो टेल में बीच में क्या होती है, इस तरीके से लाइन होती है, ठीक है, टेल फिलामेंट बोलते हैं। ये कहां से बनता है, दूसरे वाले सेंट्रियोल से, ठीक। यहां लिख लीजिएगा। दूसरा चेंज क्या आएगा, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, वो कहां रहेगा, रिमेन इन नेक, वो गर्दन में चला जाएगा। स्पर्म का जो नेक है वहां पहुंच जाएगा। और जो डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल, दूर वाला सेंट्रियोल, उससे क्या बन जाएगा, उससे टेल का फिलामेंट बनेगा, टेल फिलामेंट। टेल में आपको बीच में एक फिलामेंट दिखाई दे रहा होगा, टेल फिलामेंट, इसी का दूसरा नाम है एक्सोनीम। ये आगे पढ़ेंगे, ये सब चेंज होते हैं,
ठीक है। बाकी और जब स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो वहां आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, फिर से बता दिया जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिए एक स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बनता है वो मैंने बता दिया। पहले सेल इलोंगेट करती है, इसके बाद में ऊपर वाले हिस्से से बन जाएगा हेड, बीच वाले हिस्से में मिडिल पीस, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सेट हो जाएंगे, गोल्गी बॉडी से बन गया एक्रोसोम, सेंट्रियोल दो थे, एक सेंट्रियोल नेक रीजन में रह गया, दूसरे से टेल में फिलामेंट बना दिया। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया ये। अब आगे देखिए, इसके बाद में स्पर्म तो बन चुका है, अब बुक पर आ जाइए। अब बुक में कुछ समझ लीजिए, ठीक है। देखिए एक लाइन को पढ़िए, डायग्राम दिख रहा है ना जो डायग्राम, उसी में देखिए आफ्टर मिला स्पर्मेटिड ट्रांसफर्ड इनटू द स्पर्म, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना उसको क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। मिला आपको लाइन, ये समझ में आ गया, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखिए जैसे ही स्पर्म बन जाता है, आपने एक चीज पढ़ा था, ये था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पढ़ा था ना। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो क्या रहा था, ये जो मदर्स स्पर्म मदर सेल थी, जिसको हमने क्या कहा था, स्पर्मेटोगोनिया, जर्म सेल, इन्हीं से तो स्पर्म बन रहे थे। इनसे क्या बन रहे थे, इनसे बन रहा था स्पर्म। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, देखिए बुक में बना हुआ डायग्राम है। ये थी जर्म सेल, ये सब जर्म सेल थी और इन्हीं से बन रहा था स्पर्म। तो पहले क्या बना होगा, सोचिए, पहले बना होगा इनसे, पहले इन्होंने अपनी संख्या को बढ़ाया होगा, ठीक है। फिर इनसे क्या बना होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बना होगा, सेकेंडरी बना होगा ना, सेकेंडरी के बाद क्या बना होगा, स्पर्मेटिड बना होगा। ये स्पर्मेटिड है ना, यही तो सीक्वेंस बताया था ना। पहले इन्होंने डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ाया, फिर उसमें से कुछ क्या है साइज में बड़ी हो गई, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर वो मियोसिस में आ गई, मियोसिस 1 और 2 होता है, 1 से डिवाइड किया तो 2 सेल बनी थी, उनको बोला था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी फिर आगे डिवाइड किया था मियोसिस 2, वो बना था स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से हमने कहा था ये बना दिया था स्पर्म। अब बुक में कंफ्यूजन वाली लाइन ये लिखी है, उसमें लिखा है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी हो जाती है, देखिए फिर से पढ़ लीजिए, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब जब ये वाला स्टेप पूरा हो जाता, जब ये स्पर्म बन जाता है, तो स्पर्म क्या करता है, यहीं पर आपको पता होगा सर्टोली सेल होता ना, अरे बीच बीच में क्या लगा होता है, सर्टोली सेल। जैसे ही स्पर्म बन जाता है, ये स्पर्म क्या करते हैं, ये आकर के सर्टोली सेल में घुस जाते हैं, अपने हेड को धंसा लेते हैं, क्योंकि यहां से इनको पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो देखिए डायग्राम में दिखाया गया होगा, स्पर्म आकर के कहां चले गए हैं, सब इसके पास पहुंच गए हैं, देखिए दिख रहा ना। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में स्पर्म जो है, या स्पर्मेटोजोआ कहते हैं इसको, ये अटैच कर लेते हैं अपना हेड किसके साथ, सर्टोली सेल के साथ, और न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। समझ में आए, लाइन समझ में आ रही है ना। एंड फाइनली ये कहां तक हो गया, अच्छा कहीं कहीं आपको ये मिलेगा एक डायग्राम में, देखिए उस डायग्राम में लिखा है, इस डायग्राम में ये कंफ्यूजन किया है, लिखा है स्पर्मेटिड और उसी को अटैच करा दिया गया, देखो पढ़ लीजिए, ये देखो ये लिखा ना स्पर्मेटिड, दिखाया गया जैसे स्पर्म है। इस डायग्राम को देखिए, यहां इन्होंने कंफ्यूजन ये किया है, ये देखिए सब कुछ सही है, ये तो स्पर्म है सब, ये तो यहां आकर के, अब देखिए इसमें कहां गया, मैंने पीले रंग का जो बनाया वो कहां गया, इसमें ये वाला, ये सर्टोली सेल है, कहां गया, ये इसमें ये बना, देखो लिखा भी है ना, ये सर्टोली सेल, ये दिख रहा है, अरे लिखा है ना सर्टोली सेल, देखो कहां दिख रहा है, ये है सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल है। ऐसे ही इंडिकेट ये वाली क्या है, सर्टोली, इन्हीं के साथ स्पर्म अटैच कर रहा है, लेकिन इसका नाम इन्होंने स्पर्मेटिड लिख दिया है। तो होना नहीं चाहिए, ध्यान सुन लीजिए, होना ये है, ये तुम क्लियर कट नोट कर लीजिएगा उसको। ये जब बनता है, ये ध्यान सुनिए, ये बना कहां, यहां कहीं ये है ना, यही तो है,
स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड जब बन जाता है वो आकर के सर्टोली सेल पर अटैच कर जाएगा। पहले वो यहीं अटैच कर जाता है और अटैच कर जाएगा, यहाँ से खाना पीना लेता रहेगा, क्योंकि इससे ये बनने के लिए एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी, बिना न्यूट्रिशन के इससे ये बन नहीं पाएगा। तो जैसे ये स्पर्मेटिड बनता है तुरंत आकर के स्पर्मेटिड अटैच कर जाएगा सर्टोली सेल के साथ में और स्पर्म बनता रहेगा उधर। तो स्पर्म सर्टोली सेल के साथ अटैच करता है, वो तो बाद में करेगा ही ना। अरे पहले स्पर्मेटिड आया, अटैच किया, ठीक, सर्टोली सेल से जुड़ गया और धीरे धीरे क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है और वो न्यूट्रिशन ले रहा है, स्पर्म बना रहा है। और जब स्पर्म बन जाएगा तो स्पर्म फिर यहां से तुरंत हटता नहीं है कि बन गया तो तुरंत निकल करके भाग जाएगा कहीं, नहीं। स्पर्म तब तक नहीं भागता है जब तक उसको रिलीज नहीं किया जाता है। जब स्पर्म यहां से बाहर रिलीज किए जाएंगे, बाहर जाएंगे, जब तक वो बाहर नहीं जाएंगे तब तक वो कहां अटैच रहेंगे, यहां। तो जो बुक में लिखा गया कि स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म अटैच रहते हैं किसके साथ, सर्टोली सेल के साथ, वो भी सही है। और स्पर्मेटिड भी अटैच रहता है किसके साथ, इसके वो डायग्राम में देखिए स्पर्मेटिड को अटैच करा दिया है। तो दोनों सही है, ठीक है। पहले स्पर्मेटिड अटैच होता है, मतलब ये प्रोसेस जो चल रहा है, ये स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ चल रही है, एट सर्टोली सेल। लिख लीजिएगा, ये सर्टोली सेल पर चल रही है। स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ चल रही है, जब स्पर्मेटिड सर्टोली सेल पर अटैच कर जाएगा तब ये प्रोसेस चल रहा होता है उस समय। तो स्पर्मेटिड भी अटैच करता है, स्पर्म दोनों अटैच किए रहते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा यहां पर स्पर्मेटिड एंड स्पर्म, कहीं साइड में बुक में ही लिख लीजिएगा, बोथ रिमेन attach to सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से दोनों अटैच रहते हैं, समझ में आ रहा ना। इसके बाद जब स्पर्म पूरा बन जाएगा तो सर्टोली सेल से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे ये आपने टेस्टिस का सेक्शन पढ़ा था ना, इसमें मैंने बोला था ये सर्टोली सेल है ना, और इसी को तो काट के दिखा रहे हैं ना, एक ये सेल ऐसे लंबी लंबी सेल होती हैं। देखो सर्टोली सेल कैसी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं। अब ये काट करके सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो जब इसमें स्पर्म बन जाएगा तो बन करके कहाँ निकलेगा, बाहर जाएगा ना। अब बाहर कहाँ जाएगा, आगे ट्यूब लगा होता है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं आप, रेटी टेस्टिस बोलते हैं ना, उनमें जाएगा। उसके बाद वासा डिफरेंशिया में जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो यहां से बाहर निकलना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर निकलना, इसको बोलते हैं स्पर्म क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं, स्पर्मिएशन। लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। स्पर्म बन चुका है फाइनल, अब ये स्पर्म कहां से रिलीज होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो लिखिएगा सबसे अंतिम स्टेप है ये, यहां तक स्पर्म बन चुका है। फाइनल स्टेप क्या होता है, फाइनल स्टेप इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, और स्पर्मिएशन का मतलब क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म। स्पर्म का रिलीज होना कहां से, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज हो जाना, बाहर चले जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। और एक बार देखिए क्वेश्चन में था, एक बार सुनिए, दो स्टेटमेंट क्वेश्चन थे, आप पढ़िएगा कहीं मिलेगा 2018 में। उसमें एक लाइन लिखा था कि ध्यान सुनिए कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम नहीं था उसमें था इनटू। ध्यान सुनिएगा, रिलीज ऑफ स्पर्म का रिलीज होना इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये भी सही था।
बुक में लिखा गया है कि ये जो आपको मैंने बताते हैं ये क्या है, सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल में स्पर्म बन गया ना, फाइनल बन गया। अब स्पर्म यहां से निकल करके बाहर कहीं जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। ये तो लिखा ना, रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, बुक में लिखा है। लेकिन उसमें था कि रिलीज ऑफ द स्पर्म इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब यहां से स्पर्म निकला कहां चला गया, ल्यूमेन में। अब ल्यूमेन समझ रहे हैं, जैसे इस डायग्राम को अगर ऐसे बनाएं तो देखिए, बनाइए, ये क्या था, सर्टोली सेल था ना, यहाँ स्पर्म बन चुका है। ये स्पर्म यहाँ से हटा, निकला, और निकल करके पहले कहाँ जाएगा, पहले यहाँ जाएगा ना, ये बाहर भाग जाएगा, पहले तो यहाँ जाएगा ना, जो जगह खाली है। वैसे आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो पहले तो वहां पहुंचेंगे तब बाहर निकलेंगे ना। तो पहले यहाँ से स्पर्म जो जुड़ा हुआ है सर्टोली सेल के साथ, जो चिपका हुआ है, वो पहले यहाँ से अपना सिर हटाएगा, और हटाने के बाद पहले वो यहाँ जाएगा खाली जगह में, ल्यूमेन, जैसे इस पेन में अंदर खाली जगह होगी ना, ठीक है। यहाँ से स्पर्म बनने के बाद में अंदर जो वैकेंट स्पेस है उसमें जाएगा स्पर्म, तब बाहर निकलेगा। तो वो भी तो सही है, रिलीज ऑफ द स्पर्म इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पहले ल्यूमेन में जाएगा, समझ में आया। इसलिए अब इसका हार्मोनल कंट्रोल थोड़ा देख लीजिए। देखिए स्पर्म, जो अगला पैराग्राफ बुक में समझाया गया वो समझ लीजिए, हार्मोनल कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस का, ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसका रेगुलेशन, कंट्रोल। क्या हमेशा स्पर्म बनते ही रहते हैं, बनते रहते नहीं, जब ज्यादा बन जाते हैं तो प्रोसेस रुक जाता है, स्पर्म के बनने का प्रोसेस स्लो हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये हाइपोथैलेमस, सबको पता ना ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी इतना पता है, और ये टेस्टिस है। स्पर्म कहाँ बन रहे हैं, टेस्टिस में बन रहे हैं, वहीं से रिलीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्पर्म को बनाने के लिए जैसे एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है, वो हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। वो अगर नहीं बन रहा ना तो स्पर्म नहीं बनेगा। और वो हार्मोन बनता कहाँ है, टेस्टिस के अंदर बनता है। कहाँ से बनता है बताओ, पिछली बार बताया, टेस्टिस के अंदर एक सेल होती है, उसका नाम क्या है, लीडिक सेल, बताया था ना, उसी से बनता है। तो लीडिक सेल को कौन बोलेगा कि तुम टेस्टोस्टेरोन बनाओ, भाई उसको बोलना पड़ेगा ना किसी को। तो देखिए हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन बनता है GnRH, बताया था ना जब आपको 11th का लास्ट चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से बनता है। ये पिट्यूटरी के पास जाएगा, पिट्यूटरी से क्या कहेगा कि ऐसा है, स्पर्म बनाना है, और आपको क्या करना है, आपको हार्मोन बना के भेजना टेस्टिस पर। कौन सा हार्मोन ये बना के भेजेगा टेस्टिस पर, ये दो हार्मोन बनाएगा, ठीक है। एक हार्मोन का नाम क्या रहेगा, FSH, और एक क्या है, LH। LH को ICSH भी बोलते हैं, मेल में बोलेंगे, केवल फीमेल में LH ही बोला जाता है। इंटरस्टेटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन पिट्यूटरी ने भेजा। अब ये हार्मोन कहाँ जाएंगे, FSH कहाँ जाएगा, सर्टोली सेल के पास। कहाँ जाएगा, सर्टोली सेल पता है कहाँ है ना, अभी बताया कहाँ है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की सेल है, इसी को बोलते हैं नर्स सेल। क्या बोलते हैं, नर्स सेल। और LH कहाँ जाएगा, LH लीडिक सेल पर जाएगा, LEYDIG लीडिक सेल पर जाएगा, ठीक। सर्टोली सेल पर FSH जाएगा। तो सर्टोली सेल क्या करती है बताइए, सर्टोली सेल का काम जानते हैं क्या था अभी तक, स्पर्म बना, स्पर्म अपना सिर कहाँ चिपका दिया, सर्टोली सेल। पोषण, तो न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को, ठीक है, क्योंकि स्पर्म बन चुका है, उसको पोषण भी तो चाहिए, नहीं तो मर जाएगा स्पर्म। तो नरिशमेंट,
तो आप कह सकते हैं कि सर्टोली सेल अगर है तभी तो स्पर्म बन रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस तभी तो चल रही है। नहीं, क्योंकि स्पर्म का बनना या स्पर्म का अपना हेड उसके साथ जोड़ना, वो सारा चीज किसमें आता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में सब कुछ आता है। समझ में आया ना? सारा इवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप कह सकते हैं इसका काम क्या है? ठीक है, न्यूट्रिशन टू स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, ये बात सही है, लेकिन वो किसका हिस्सा है? स्पर्म न्यूट्रिशन ले रहा है अगर सर्टोली सेल से, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का ही तो हिस्सा है, वो नहीं है? अरे स्पर्म न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो कैसे कंप्लीट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस? नहीं कंप्लीट हो जाएगा। स्पर्मेटिड कैसे स्पर्म बना देगा? नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इससे हो क्या रहा है? इससे स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही है ना? ठीक है, इसका काम क्या है? न्यूट्रिशन टू स्पर्म, न्यूट्रिशन टू स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिशन देना या स्पर्मेटिड को न्यूट्रिशन देना। लीडिंग सेल क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। तो देखिए, एफएसएच ने सर्टोली सेल को कमांड दिया, किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस को चलाने के लिए। और एलएच ने लीडिंग सेल को बोला कि तुम टेस्टोस्टेरोन बनाओ। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? बहुत काम होता है। प्यूबर्टी पर जितने लक्षण आते हैं, दाढ़ी मूछ आना, हेयर आना, आवाज का भारी होना और ये कंधे का ब्रॉड होना, ये मेल में करेक्टर जो है उसी की वजह से आते हैं। लेकिन इसका एक काम और होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस चलाना, क्योंकि स्पर्म को बनाने में इसका भी रोल है। टेस्टोस्टेरोन नहीं रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका अल्टीमेटली काम क्या है? इसका भी काम स्पर्मेटोजेनेसिस में है। समझ में आया? तो ये स्पर्म कैसे बनता है? कौन से हार्मोन है? एफएसएच, एलएच। अगर एफएसएच कम हो गया, एलएच कम हो गया तो स्पर्म बनेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं बनेगा। तो इनको बनाने में दो हार्मोन का रोल है। अब एक चीज देखिए, स्पर्म अगर बहुत ज्यादा बन गया तो क्या होगा? तो स्टॉप करना पड़ेगा ना। तो स्पर्म का फॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा? स्लो या बंद करना पड़ेगा। उसके लिए होगा नेगेटिव फीडबैक। सर्टोली सेल क्या करती है? इनहिबिन बनाती है। इनहिबिन क्या बनाएगी? इनहिबिन केमिकल है, इनहिबिन। वो क्या करेगा? वो सीधे जाएगा पिट्यूटरी के पास या हाइपोथैलेमस के पास और नेगेटिव फीडबैक करेगा। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन रोक देगा। कैसे रोकेगा? हाइपोथैलेमस को बोलेगा इसको कम बनाओ। अब इसके पास जाएगा तो कहेगा एफएसएच और एलएच को कम कर दो थोड़ा सा। तो हाँ, आगे ठीक है, समझ में आ गया। तो ये नेगेटिव फीडबैक है और ये जो चल रहा है ये पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक, और एक चीज और बनती है, वो ध्यान रखिएगा, सर्टोली सेल से एक चीज और एबीपी बनता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनती है। सर्टोली सेल से एक चीज और बनती है, एबीपी। इसका नाम क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन है। क्या करती है ये? टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करती है। जो हार्मोन बना है उसको कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो ये क्या करती है? कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसको कंसंट्रेट कर देती है, गाढ़ा कर देती है हार्मोन को, ताकि वो प्रॉपर्ली वर्क करे। तो याद रखिए, सर्टोली सेल से एक फैक्टर ये बन रहा है प्रोटीन, एक इनहिबिन प्रोटीन बन रही है, और ये नरिशमेंट टू स्पर्म, इसके 3 काम हो गए। तो एक काम और होता है, उसको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बैरियर बनाता है। अब आगे पढ़ना क्या था हमको? स्पर्म का स्ट्रक्चर। कोई समस्या नहीं, स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया वैसे। ठीक है, हेड होगा स्पर्म में, हेड, और हेड में न्यूक्लियस है, ऊपर क्या है? एक्रोसोम। अब एक्रोसोम में क्या होता है हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, मिडिल पीस होगा, डायग्राम देखते रहिए, बुक में दिया है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। लास्ट पीस जो है स्पर्म का टेल होती है, और टेल में बीच में क्या है? देखिए 2 मिनट के अंदर देख लीजिए, कुछ नहीं है, इसको मुझे लिखाना नहीं है बस। ठीक है, आप इतना देख लीजिए, बुक में लिखा है, सब पढ़ लीजिएगा।
एक चीज जो है वो समझ लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए ये है न्यूक्लियस और ये एक्रोसोम, ये है एक्रोसोम, ठीक। और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप, सिर हो गया, गर्दन, नेक, मिडिल पीस, बीच में छोटी सी नेक होती है, दिखाया नहीं गया है, उसी में सेंट्रियोल रहेगा एक, ये मिडिल पीस है और ये क्या है, टेल है, क्योंकि स्पर्म एक सेल है और सेल में बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो बुक में एक लाइन लिखा गया है कि स्पर्म इज इनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पढ़िएगा लिखा ना, पूरा स्पर्म एक घिरा होता है किससे, झिल्ली से, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे बना दें अगर तो स्पर्म में बाहर एक झिल्ली नजर आएगी, ये झिल्ली नजर आ रही है पूरे पे, ये देखिए यहां से यहां तक, ये झिल्ली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और सेल है तो सेल में न्यूक्लियस होगा, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल होगा तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल गर्दन में है, डिस्टल सेंट्रियोल कहां चला गया, ये पूंछ में जो बीच में टेल फिलामेंट चल रहा है ना, जो लाइन है टेल फिलामेंट, ये इसी को क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं। एक्सोनीम कहां से बना है, फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, ये बता सकते हैं क्या है, ये बीच में जो लाइन थी इसको टेल फिलामेंट, और बाहर जो ये जगह दिखाई दे रही है ये क्या है, अरे बाहर कुछ जगह है, देखो मैंने डार्क कर दिया, ये देखो जी, बीच में टेल फिलामेंट, पूंछ में होता क्या है, पूंछ में देखिए बीच में एक लाइन होती है टेल फिलामेंट, बाहर क्या है, बाहर ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये टेल शीथ है, टेल में बाहर की साइड में जो कवरिंग दिखाई दे रही है टेल शीथ है, इसको टेल शीथ बोलते हैं, समझ में आया। इस एक्रोसोम का काम क्या है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, वो क्या करेंगे, नाम क्या है, हाई एल्यूरोनीडेज, एक एंजाइम का नाम लिखिएगा, हाई एल्यूरोनीडेज, और दूसरा है एक्रोसिन, दूसरा क्या है, एक्रोसिन, एक्रोसिन, इसका काम अलग है, इसका अलग है। ओवम को डिसॉल्व करते हैं मेम्ब्रेन को, ठीक है, दो मेम्ब्रेन बाहर की कॉर्ना रेडिएटा और जोना पैलिसोडा, ये कॉर्ना रेडिएटा डिसॉल्व करता है और जोना पैलिसोडा को, समझ में आ रहा है। तो बस इसमें उतना हो गया, अगली बार ओजेनेसिस, अगली बार देखिए ओजेनेसिस को जिसको समझना बहुत ध्यान से आइएगा जरूर, क्योंकि ओजेनेसिस समझ में नहीं आता है, अच्छों को समझ में नहीं आता है, ओजेनेसिस नहीं आएगा, लेकिन उसको जरूर आएगा, उस बताया जाएगा। नहीं, सर्टोलिस फीमेल में नहीं होता है, सर्टोलिस बनता है फीमेल में, कहाँ सर्टोलिस, कहीं पढ़ लिए हैं क्या, नहीं होता, नहीं होता, हाँ तुरंत नहीं जाता, जब जरूरत पड़नी होती है तब, जब तक वहां से नहीं हट रहा तब तक वो डिटैच नहीं होता है, ठीक है, जब स्पर्मिएशन होगा, जब स्पर्म को रिलीज किया जाएगा तब वो वहां से डिटैच होगा, अदरवाइज वहीं चिपका रहेगा, समझ में आ रहा ना, ठीक, नहीं आ रहा ना, अरे तो स्पर्म देखिए बॉडी में ऐसा नहीं है कि स्पर्म बन के तत्काल रिलीज करा दो, जो सेमिनिक, उसके लिए कुछ प्रोटीन, कुछ प्रोसेस होगा, जब वो रिलीज कराया जाएगा तभी स्पर्म वहां से हटेगा, अदरवाइज वो अटैच रहेगा, ध्यान रखिए इतना, तुरंत नहीं रिलीज होता, ठीक।